Good morning, everyone. So, as you know, our last chapter is finished, that was oscillations, and now we are going to start the next chapter, and it is also the last chapter of your syllabus, chapter number 15, waves. So, in this last chapter, we have to study about the waves, उनके types, wave motion, or derivations. Okay, and some of the topics are also in deleted syllabus that I'll tell in between. So first of all, chapter name is waves and its number is 15. And ये जो वेटेज है इसका ऑसिलेशंस एंड वेव्स चैप्टर को मिलाकर टोटल वेटेज इज 10 मार्क्स, जिसमें से वेव्स जो है उसका वेटेज ज़्यादा रहता है, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर 3 मार्क्स के हैं वो वेव्स में से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो सबसे पहले वेव मोशन क्या होता है, तो आपको पता है कि वेव्स जो हैं उनका जो जनरल डायग्राम है इस तरह का बनाया जाता है. और वेव मोशन का मतलब होता है जहाँ कहीं भी आपको वेव मोशन दिखाई देगा तो उसका मतलब ये होगा कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी मीडियम हो, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, तो उस मीडियम के पार्टिकल्स जब मोशन में आते हैं, और मोशन भी कैसा होना चाहिए, SHM टाइप, यानी कि मीन पोजीशन के दोनों साइड वाइब्रेट करें. तो इस तरह का जो मोशन होता है जिसमें एक डिस्टर्बेंस जो है वो पार्टिकल्स के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होता है. जैसे आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग को अगर दोनों एंड्स पे टाई कर दें और बीच से उसको थोड़ा सा जर्क दें तो स्प्रिंग या तो मीन पोजीशन के अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा. तो पार्टिकल्स के पास दो ही डायरेक्शन है मीन पोजीशन के अबाउट, टू एंड फ्रो. लेकिन जो वेव है, जो डिस्टर्बेंस है, आपको जो है पूरा एक रबर बैंड ना दिखाई देकर और एक वाइटिश डिस्टर्बेंस चलता हुआ दिखाई देगा, तो दोज आर कॉल्ड वेव्स, और यही वेव मोशन होता है. तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो दिस इज़ द डेफिनेशन. It is a kind of disturbance which travels through a medium due to repeated vibrations of the particles of the medium about their mean positions. तो ये एक डिस्टर्बेंस होता है जो वेव मोशन है. इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है. वो ट्रैवल कैसे करता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी हेल्प से ट्रैवल करता है. तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो इनके थ्रू ट्रैवल करके आगे बढ़ जाता है. तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो रिपीटेड वाइब्रेशन करते हैं. एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करेंगे, और वो मोशन जो होता है पार्टिकल्स का दैट इज़ अबाउट द मीन पोजीशन के दोनों साइड होता है. ओके, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है वेव मोशन की. उसके बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक्स पे. वेव मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि किस टाइप का होना चाहिए, कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो आपको याद रखनी है. जैसे ये पॉइंट वाइज ही लिखना होगा. फर्स्ट पॉइंट विल बी इन अ वेव मोशन द डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मेन पोजिशंस. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो वही है जो डेफिनेशन से बना है कि ये जो वेव मोशन होता है ये डिस्टर्बेंस है, और इस डिस्टर्बेंस में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनका रिपीटेड वाइब्रेशन है, पीरियोडिक है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पर है, और एक मीन पोजीशन के अबाउट ही है. सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड कंडीशन है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. तो आपको पता है कि वेव अगर इस तरह से चल के जा रही है तो वेव जो है, वेव इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चल के चली जाती है. लेकिन जो पार्टिकल है मीडियम के, कि सपोज दैट ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो या तो इस मीन लाइन के अप साइड जाएंगे या डाउन साइड जाएंगे, और वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं. तो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या काम कराते हैं कि वो वेव को आगे बढ़ाने का, एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं. जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, बस उसके दोनों साइड जाके मीन पोजीशन के और वापस अपने प्लेस पर आ जाएगा. तो जो वेव मोशन है उसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. थर्ड पॉइंट इज ईच पार्टिकल रिसीव्स डिस्टर्बेंस
अ लिटिल लेटर देन इट्स प्रेसीडिंग पार्टिकल। तो ये क्लियर है आपको। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, एक रोप है, इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। अगर आपने इसके फ्री एंड को हाथ में पकड़कर जर्क दिया तब ये रोप इस तरह से मोशन करने लगती है। ओके, तो रोप के जो पार्टिकल्स हैं, तो जब पहले सबसे पहले आपने यहाँ पुश किया, ये मोशन स्टार्ट करेगा फ्री है इस तरह से। जो बाद वाले पार्टिकल हैं उसको उनको जो डिस्टर्बेंस मिलता है वो पहले वाले पार्टिकल्स के कुछ टाइम के बाद में मिलता है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जो डिस्टर्बेंस रिसीव करता है वो अपने प्रेसीडिंग पार्टिकल के कुछ टाइम के बाद में डिस्टर्बेंस को रिसीव करेगा। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द वेलोसिटी विद विच अ वेव ट्रैवल्स is different from the velocity of the particles with which they vibrate about their mean positions। तो जिस वेलोसिटी से वेव चलती है, दो बातें हैं यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वेव। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वेव जो है जिस वेलोसिटी से चल रही, वेव वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो उसी वेलोसिटी से पार्टिकल भी अपनी मीन पोजीशन के दोनों साइड मोशन करें। पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होती है, वेव की वेलोसिटी अलग होती है। सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो एक जैसी होगी, लेकिन वेव की वेलोसिटी से डिफरेंट होगी। ओके, तो वेव वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहती है, हर एक टाइम इंटरवल पर एक जैसी मिलेगी, और वो पार्टिकल की वेलोसिटी से जो है वो डिफरेंट रहती है। ओके, दूसरी बात, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम रहती है, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज होती है। जैसे आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बनाकर दिखाया था कि अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है तो उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो उनमें चेंजेस होते हैं। तो आपको वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़, और यहाँ पर आके ज़ीरो हो जाती है। जब ये वापस मीन पर आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और मैक्सिमम हो जाती है। तो इसको अगर हम इस डायग्राम से स्टडी करें तो यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होती है। उसके बाद जब ये यहाँ से स्टार्ट करता है सबसे पहले मोशन, तो ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो, पहले यहाँ ज़ीरो थी, यहाँ से इंक्रीज़ होगी, यहाँ डिक्रीज़ हो जाती है। फिर वापस जब यहाँ आता है इंक्रीज़ होगी, यहाँ मैक्सिमम होती है, एंड अगेन इस तरह से जैसे जाता है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस ये कहलाती हैं, मीन पोजीशन ये बीच में होती है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, द वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, ये फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज़ डिस्कस्ड। उसके बाद सिक्स पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आता है, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ अ मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव का प्रोपगेशन होता है, उस प्रोपगेशन के लिए मैकेनिकल वेव सबसे पहले क्या होती हैं, तो याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो मैकेनिकल मोशन से प्रोड्यूस होती हैं, मैकेनिकल वर्क से प्रोड्यूस होती हैं। तो मैकेनिकल वर्क आपको पता है कि ऐसा वर्क कोई भी जो विजिबल हो, जैसे आपने किसी चीज़ को मोशन में ला दिया, किसी चीज़ को पुश कर दिया, पुल कर दिया, तो ये सब मैकेनिकल वर्क के एग्जाम्पल होते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये आगे पढ़ेंगे आप। तो मैकेनिकल वेव्स मतलब किसी भी ऐसी चीज़ में वेव्स जनरेट हो रही हैं जिसको आपने प्रॉपर मोशन में लाए हैं। जैसे आपने स्ट्रिंग को एक जर्क दे के छोड़ दिया, रोप को जर्क दे दिया, रबर बैंड को जर्क दे दिया, स्प्रिंग को खींच दिया, ये सारे मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल हैं। और हमेशा मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टी है कि मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, बिना मीडियम के नहीं चल सकती हैं। एक पहचान ये भी है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनमें जो वेव्स बन रही हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। और ऐसी वेव्स जो मीडियम के बिना भी चल सकती हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे आपको पता है सनलाइट जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल करके आती है, तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मीडियम में भी चल सकती है और बिना मीडियम के भी चल सकती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लेकिन जिनके लिए मीडियम कंपलसरी है वो कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उनके लिए जो मीडियम होता है, इस मीडियम के पास में 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इनर्शिया, इलास्टिसिटी और मिनिमम फ्रिक्शन, ये कंपलसरी है। अब ये क्यों होना चाहिए इसको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में।
तो ये टॉपिक जो है वो इसके बाद आता है, इसको इतना पार्ट अभी स्किप कर दीजिए, ये बाद में आएगा। ये लिखा है एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले आती है इलास्टिसिटी। तो मीडियम के पास इलास्टिसिटी होना चाहिए। तो इलास्टिसिटी क्यों होनी चाहिए? जैसे एक रोप है या रबर बैंड है, ये सब इलास्टिक चीज़ें हैं। इलास्टिक अगर होंगी तो क्या होगा कि उनके जो पार्टिकल्स हैं जब वो मीन पोजीशन से डिस्टर्ब होते हैं तो दोबारा से मीन पोजीशन पर आ सकते हैं। अगर इलास्टिक नहीं है तो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ सकते, और फिर ये जो है एसएचएम की नेसेसरी कंडीशन नहीं होगी, फॉलो नहीं कर पाएंगे वो। तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि जो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए हैं वो दोबारा मीन पोजीशन पर आ सकें। दूसरी बात है इनर्शिया। इनर्शिया इन द सेंस मास। तो जो मीडियम है उसके पास इनर्शिया या मास होना चाहिए, क्योंकि जब मास होगा तभी वो पार्टिकल्स जो है वो मोशन कर पाएंगे, एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, काइनेटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल काइनेटिक कन्वर्जन हो पाएगा। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है मिनिमम फ्रिक्शन। तो आपको पता है अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो जितना वेव चलेगी, जितना पार्टिकल्स मूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन उनका अपोज करेगा, और जो एनर्जी है पार्टिकल्स की, काइनेटिक पोटेंशियल, वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वेस्ट हो जाएगी। तो फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स आप लिखेंगे नेग्लिजिबल, इसलिए ताकि जो वेव है वो बहुत टाइम तक उसमें कंटिन्यू रह सके और पार्टिकल्स अपना मोशन मेंटेन रख सके। ओके। सो जो आज का आपका रिवीजन है, जो आज का आपका वर्क है वो यहीं तक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज़ समवेयर डिफरेंट, इसको हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके। तो आपको क्या करना है, जो मैंने दोनों नोट्स दिए हैं वो दोनों नोट्स आपको नोट डाउन करने हैं एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ तक, और फिर हेडिंग लिखना है, उसमें एक डायग्राम है, दैट आई विल टेल यू ऑन द नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।